हे गाइस, वेलकम टू टारगेट। सरकारी नौकरी विज्ञान यानी साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 डिस्कस करेंगे आज, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा पाचन यानी डाइजेशन। तो विज्ञान के इन प्रैक्टिस सेट्स में हम जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, इन तीनों विज्ञान के ही टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। आज बारी है जीव विज्ञान के टॉपिक की। इसके पहले जो शुरुआत के 3 प्रैक्टिस सेट किए हैं विज्ञान में वो हमने फिज़िक्स पर किए थे, जिसमें ध्वनि और लाइट यानी साउंड और लाइट को कंप्लीट किया है। वो प्रैक्टिस सेट आप देख सकते हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है। और इस बीच आपका 2 दिन का गैप हो गया है। चलिए, आपकी विशेष स्पेशल तैयारी के लिए अब हम जैसे आपसे कहा गया था कि यूपी टेट और प्राइमरी सुपर टेट प्लस सी टेट की प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे 1 से 2 दिन के अंदर, यानी 17 तारीख से आपकी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। उससे पहले एक बार आपको जो है सिलेबस डिस्कस कर लिया जाएगा और किस तरह से किन बुक से आपको पढ़ना है और यहाँ से कौन से नोट्स आपको मिलेंगे, ये सब हम जो है डिस्कस करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। और उसके तुरंत बाद ही हम अपने क्लासेस को स्टार्ट कर देंगे, जिसके साथ ही आपको रेगुलर रहना है। और ये जूनियर सुपर टेट की क्लासेस आपकी एज इट इज़ कंटिन्यू चलेंगी। चलिए, आज का पहला प्रश्न देखिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। पहला प्रश्न देखेंगे, उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे जिसमें भोजन के बड़े और जटिल कार्बनिक अणु एंजाइम्स की सहायता से छोटे और सरल अणुओं में टूट जाते हैं। आइए समझते हैं ये है क्या चीज़। जो ह्यूमन बॉडी होती है, हमारा शरीर होता है, यानी जीवों का जो शरीर होता है, उसको डेली कार्य करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इस शरीर की ऊर्जा के लिए हम करते हैं डेली भोजन। और हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलती है, भोजन के अंदर होते हैं कुछ पोषक तत्व शामिल, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं इनको हम, जैसे विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स। ये सब पोषक तत्व होते हैं जो हम खाना खाते हैं, वो इस खाने में मिक्स होते हैं। एक खाने में ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिक्स होते हैं, यानी हमारा जो हमने खाना खाया वो कैसा होता है, एक जटिल संरचना होती है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिक्सअप होते हैं। और हमारे शरीर को जो चाहिए होते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स ही चाहिए होते हैं। तो पहले भोजन से इस न्यूट्रिएंट को हमारे शरीर के द्वारा निकालना होगा, और फिर हमारे शरीर में इन न्यूट्रिएंट्स को निकाल लेने के बाद ब्लड में ऐड करके पूरे शरीर में भेज देना होगा। तो जाहिर सी बात है, जो हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है, वो बॉडी क्या करेगी, इस कॉम्प्लेक्स फूड को, इस भोजन को तोड़ देगी सिंपल स्ट्रक्चर में, और तोड़ करके इससे क्या निकाल लेगी, विटामिन को एक्सट्रैक्ट कर लेगी, फैट को, कार्बोहाइड्रेट। यानी हमारे भोजन में जो भोजन, किसी भी तरह का भोजन आपने खाया हो, उसमें जो भी न्यूट्रिएंट होगा उसको हमारा शरीर अलग कर लेगा। एक कॉम्प्लेक्स फूड जो हमने खाया, उससे विटामिन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट यानी पोषक तत्वों को अलग करने की जो प्रक्रिया है, ये कहलाती है आपकी डाइजेशन, पाचन। और इस पाचन में हमारे शरीर के जो अंग पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, वो एक तंत्र का निर्माण कर लेते हैं, वो एक साथ वर्क करते हैं, तो तंत्र कहलाता है। और इस तंत्र को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। ऑप्शन बी, ये आपको जो डेफिनेशन दी थी, पाचन की डेफिनेशन दी हुई है। यहाँ पर जो ये विटामिन, फैट, कार्ब्स थे, ये मिक्स थे खाने के अंदर जो हमने खाया किसी वक्त में, लेकिन यहाँ पर आपने देखा ये अलग हो जाते हैं आफ्टर डाइजेशन। तो डाइजेशन की प्रोसेस के बाद में ये सिंपल जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये अलग अलग हो जाते हैं और शरीर के भागों में, सभी भागों में पहुँचा दिए जाते हैं। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि इस पाचन को करने में शरीर के अंग जो हैं अपना रोल पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं अभी डिस्कस कर रहे होंगे अगले प्रश्नों में। तो इसमें से शरीर के कुछ अंग ऐसे भी होते हैं जो क्या सीक्रेट करते हैं, एंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं। और ये एंजाइम्स क्या करता है, इस भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। कौन कौन से होते हैं, उन पर भी हमने प्रश्न लिए हैं, आगे डिस्कस करेंगे। हमारे शरीर में भोजन को लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। सिंपली आपको भूख लगी, आप घर में किचन में जाते हैं या कहीं होटल में जाइए, कहीं भी जाइए, और पहला ही बाइट आपने लेना चाहा, और जैसे ही उसको आप अपने मुंह में रखते हैं, मुंह में रखने की इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, यानी खाने को मुंह के अंदर लेने को क्या कहा जाएगा। देखिए, इसको सिंपल हम एक नाम देते हैं, इंजेशन, अंतःग्रहण। ऑप्शन बी, सिंपल। तो डाइजेशन में जब आपने, डाइजेशन से पहले जो है हमें खाना खाना होगा, अपने मुंह के अंदर रखना होगा, और जैसे मुंह के अंदर रखेंगे उस भोजन को आप अपनी दांतों के थ्रू, टीथ्स के थ्रू चबाना शुरू करेंगे।
उसको चीरेंगे, आपके दांत उस खाने को फाड़ेंगे, उसको पीसेंगे, यानी उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तभी आप अंदर लेकर के जाएंगे, या सीधे सीधे डायरेक्टली पूरा निगल लेंगे? नहीं, वो छोटे छोटे पार्ट्स में पहले आपके दांतों के थ्रू उसको तोड़ा जाता है, पीसा जाता है, और आपकी ज़बान जो होती है, टंग जो होती है, टंग पर आपकी होती है सलाइवा, ठीक है? तो टंग के थ्रू जो है सलाइवा को मिक्स किया जाता है, जो सलाइवा जो लार है आपकी सलाइवरी ग्लैंड से निकलती है, और उसको चिकना बना दिया जाता है उस भोजन को, और चिकना जैसे ही होगा वो अंदर आपका जो ग्रास नली है उसके थ्रू नीचे सरकेगा आपके शरीर में। चलिए अगले प्रश्न पे। सवाल नंबर तीसरा, निम्न में से कौन मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग है? डाइजेस्टिव सिस्टम में बॉडी के कौन से पार्ट्स पार्टिसिपेट करते हैं या भाग लेते हैं? आपने देखा होगा, देखा नहीं होगा क्योंकि शरीर के अंदर होती हैं सारी क्रियाएं, ये वाली पढ़ा होगा। जो पाचन तंत्र होता है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो पाचन तंत्र में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है इसका एलिमेंट्री कैनाल, इसको बोलते हैं आहार नाल। दूसरा पार्ट होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी पाचन ग्रंथियाँ। आहार नाल क्या होता है? इसमें हमारे शरीर के कौन कौन से भाग आते हैं? तो पहले इस प्रश्न का आंसर हम कर सकते हैं। देखिए, पाचन तंत्र के भाग कौन से हुए? एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हुई। तो ऑप्शन जो सी है, एक तो सी और ए ये दोनों ही सही हैं। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी ऑप्शन, यानी एलिमेंट्री कैनाल और पाचन ग्रंथियाँ ये मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग हैं। ये तो हमने जो डिवीज़न है, बहुत सारे अंग पार्टिसिपेट कर रहे थे हमारे शरीर के अंदर खाने को पचाने में, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला पार्ट है कहलाया आहार नाल। आहार नाल में कौन कौन से हिस्से आएंगे हमारे शरीर के? जो मुख गुहा है। सबसे पहले आप मुंह खोलते हैं, मुंह के अंदर जो जितने एरिया पर आपको अंधेरा दिखाई देता है या जहाँ तक आप देख सकते हैं, आप अपनी आँखों से अपने शीशे में जा करके देखिए, तो मुख गुहा कहलाती है। इसको बोलते हैं बकल कैविटी। तो ये बकल कैविटी में आपका क्या क्या शामिल होगा? बकल कैविटी में क्या कार्य होते हैं? एक तो भोजन को पीसने का कार्य किया जाता है, यानी बकल कैविटी में आपके मौजूद होंगे क्या? टीथ, दांत आपके, ठीक है। दूसरा क्या होगा? आपकी जीभ इसी में शामिल होती है, और आपकी जो होंठ है, लिप्स, वो भी इसी में आते हैं, बकल कैविटी का हिस्सा है। तो भोजन को हमने अपने मुंह में लिया, दांतों से चबाया उसको, ज़बान से सलाइवा मिक्स हुई, और वो जो अगला भाग है उसका ग्रास नली, ये क्या है? ईसोफेगस इसको बोलते हैं। अब वो खाना ग्रास नली में आएगा, बकल कैविटी से ही कनेक्ट होती है, यानी ग्रास नली हमारी, जिसको भोजन नली कह सकते हैं आप। इसमें फूड पाइप में ये खाना आ जाएगा। ये फूड पाइप है। अब इस फूड पाइप के थ्रू वो खाना नीचे की तरफ चलेगा। वैसे इसमें कोई पाचन नहीं होता है इस नली में, ठीक है, लेकिन जो लार है, लार क्या होती है, उसको चिपकने नहीं देती है खाने को फूड पाइप पर, वो नीचे की तरफ आता रहता है। वरना आप इतने बड़े हो गए, आपकी उम्र मान लीजिए 25 साल है, तो बचपन से खाना खाते आ रहे हैं, तो खाने से धीरे धीरे चिपकने से खाने के ये हमारी जो ग्रास नली है ये भर जानी चाहिए, ब्लॉक हो जानी चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है। जो लार है, लार के थ्रू पूरा नीचे चला जाता है, और उससे नीचे ही होता है कनेक्ट हमारा ये ग्रास नली, यानी ये जो फूड पाइप है हमारे किससे कनेक्ट होता है? आमाशय से, यानी स्टमक से कनेक्ट होता है। खाना आमाशय के अंदर आ जाता है। लगभग इसमें जो है काफ़ी सारा 4 घंटे तक का पाचन इसमें होता है। आमाशय में फूड के पहुंच जाने के बाद इसमें कुछ ग्लैंड्स होती हैं, जिससे क्या निकलते हैं? एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं, वो इस खाने में मिक्स होकर के खाने को पचाते हैं। फिर खाना फूड के बाद कनेक्ट होता है किससे? हमारी आंतों से। तो सबसे पहले कनेक्ट होता है छोटी आंत से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, फिर बड़ी आंत से यानी लार्ज इंटेस्टाइन से। लगभग ज़्यादातर पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है इस पूरे भोजन का, और बड़ी आंत कनेक्ट होती है किससे? एनस से, जिसके थ्रू जो अनपचे हुए या फिर जो वेस्ट है हमारी बॉडी का वो बाहर निकाल दिया जाता है। और इसमें अब ये किन किस भाग से गुजरा खाना? मुख गुहा से, ग्रास नली से, आमाशय से, और दोनों हाथों से, ठीक है। तो इनके रास्ते में ही पड़ेंगी क्या? ये एक्चुअली यहाँ पर ये क्या है? अग्नाशय है। ये पैनक्रियाज है, ठीक है। इसको यहाँ अग्नाशय लिखेंगे, ये अग्नाशय है। तो यहाँ पर होती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स भी होती हैं आपके, ठीक है, मुख गुहा के पास में, और पैनक्रियाज होता है, लीवर होता है, ये भी पार्टिसिपेट करते हैं। ये क्या करते हैं? एंजाइम्स को सीक्रेट करेंगे, इसका रिसाव करेंगे एंजाइम्स का, जो आपके फूड को पचाने में हेल्प करेगा। चलिए अगले प्रश्नों में है ये चीज़ें सारी। चलो ऑप्शन को और स्पष्ट देख लो। यहाँ पर टर्म गैप थे, तो ए और सी यहाँ पर क्या हैं? ए और सी क्या यहाँ पर ऐसा ही ऑप्शन हो जाएगा। इसमें जो हृदय है, पाचन में इसका रोल नहीं होता है, ठीक है। हृदय का रोल पाचन में नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलेंगे।
मनुष्यों में जो आहार नाल होती है ये कहाँ से शुरू होती है और ये गुदा यानी एनस पर समाप्त हो जाती है? एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहा है। हमने बताया एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू होती है। उसमें पहला पार्ट हमने बताया था आपका बकल कैविटी यानी मुख गुहा, उसके बाद में आता है ईसोफेगस यानी ग्रास नली, उसके बाद आता है स्टमक, उसके बाद आता है इंटेस्टाइन। ये होती है पूरी यहाँ तक आहार नाल, इसी को बोलते हैं हम। तो यहाँ पर क्या है, आहार नाल कहाँ से शुरुआत जिसकी यहाँ से होती है उसको पूछ रहा है। भाई गर्दन तो नहीं है इसमें शामिल, पेट, पेट शामिल है इसमें, बिल्कुल है शामिल, आहार नाल का ही हिस्सा है, छोटी आंत भी आहार नाल का ही हिस्सा है, ठीक है। लेकिन उसने पूछा शुरू कहाँ से होता है, माउथ से, बकल कैविटी से, मुख गुहा से, ठीक है। पहला इसका आंसर सही हो जाएगा। एक चीज़ और याद रखेंगे, जो आहार नाल है हमने बताया आपको बकल कैविटी यानी मुख से शुरुआत होती है उसकी, मुख गुहा से शुरुआत होती है। कहाँ कहाँ जाती है, ग्रास नली में होकर के जाती है, फिर आपकी अमाशय, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर लास्ट में क्या होता है, अंत कहाँ पर होता है, एनस में यानी गुदा में, ठीक है। ये यहाँ समाप्त होती है, यहाँ से शुरू होती है और इसकी टोटल लेंथ होती है 9 मीटर। कहाँ से कहाँ तक, पूरी मुख गुहा से लेकर या मुख से लेकर के कहाँ तक, एनस तक 9 मीटर इसकी लंबाई होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी हमारी जो मुख गुहा है यानी जो बकल कैविटी है इसका अंग कौन सा इसमें नहीं है। भाई देखिए हमने बताया जो मुंह जब आप खोलते हैं तो मुंह के अंदर आपको अंधेरा अंधेरा दिखता है यानी गुफा जैसा, गुफा में अंधेरा होता है, तो अंधेरे में कौन कौन से अंग है इस मुख के अंदर आपके, टंग अभी बताया था आपको, जीभ होती है आपकी, ठीक है, टूथ होते हैं आपके, दांत होते हैं, और रस संवेदी ग्राही जो रिसेप्टर्स होते हैं, आपकी जो ज़बान होती है उस पर होते हैं टेस्ट बर्ड्स। ये रिसेप्टर्स होते हैं जो स्वाद को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं खाने से, ठीक है, स्वाद का पता इन्हीं से लगता है, तो ये भी शामिल होते हैं। एपिग्लॉटिस ये क्या है, ये तीनों हिस्से क्या हैं, ये मुख गुहा के हिस्से हैं, ठीक है, बकल कैविटी के हिस्से हैं। अगर हम एपिग्लॉटिस की बात करें ये मुख गुहा में उपस्थित नहीं है। आप जरा आईने में जब खड़ा होकर के देखेंगे आपको जो आपकी चिन है, ठोड़ी है, उसके नीचे एक हड्डी सी उभरी हुई, गर्दन पर आपको जो हड्डी उभरी हुई दिखाई देती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं, ये होती है हमारी श्वास नली, ये होती है हमारी श्वास नली, इसको बोलते हैं विंड पाइप। विंड पाइप तो बाहर की तरफ जो नज़र आता है हमें ये होता है विंड पाइप। ठीक इसके पीछे एक और नली होती है, एक और पाइप होता है, ये होता है आपका ग्रास नली, इसी को हम बोल रहे थे फूड पाइप। भाई दोनों नाम से आप देख सकते हो कि किस कार्य के लिए काम आएंगी। तो जो हम सांस लेते हैं वो सांस कहाँ जाती है, किसके थ्रू जाती है, ये हमारे लंग्स में पहुंच जाती है विंड पाइप्स के थ्रू, ठीक है, श्वास नली, ये विंड पाइप से कनेक्ट होते हैं हमारे लंग्स। और इसी के पीछे, इसी के पास, इसी के पीछे होती है दूसरी नली जिसे हम बोलते हैं ग्रास नली, इसमें जाता है फूड। अब आप सोचेंगे जो खाना हम खा रहे हैं वो खाना इसमें क्यों नहीं जाता है, श्वास नली में क्यों नहीं जाता है, और आप सोचेंगे और हम सांस लेते तो सांस इधर को क्यों नहीं जाती है। इन दोनों के ऊपर जो संरचना पाई जाती है एक ढक्कन की, एक पत्ती के जैसी, इसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ये क्या करती है, जब हम सांस ले रहे होते हैं तो या जब हम खाना खा रहे होते हैं तो इस विंड पाइप को ये बंद कर देती है, ठीक है, ताकि भोजन इसमें ना जा सके, किस में, विंड पाइप में ना जा सके, सीधे किस में जाए, ग्रास नली के अंदर फूड पाइप में ही जाए। यानी भोजन को खाते समय जितना भी भोजन है हमारा, वो भोजन हमारी श्वास नली का या विंड पाइप के अंदर ना जाए, ये फेफड़ों की ओर जाने से रोकती है कौन, ये एपिग्लॉटिस, ठीक है। तो ये इसका हिस्सा नहीं है बकल कैविटी का। नेक्स्ट वन देखिए, जीभ के किस हिस्से से हमें मीठे स्वाद का पता लगता है। अब जानते हैं जो स्वाद का पता लगता है हमारी टंग के थ्रू चलता है। अब टंग भी हमारी ऐसी होती है, टंग पर आपने देखा होगा छोटे छोटे कांटेदार ऐसे डॉट्स आपको नज़र आते होंगे, ठीक है, ये क्या होते हैं आपके, ये टेस्ट बर्ड्स होते हैं, स्वाद कलिकाएँ होती हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, स्वाद को रिसीव करते हैं भोजन से। जो ज़बान का अगला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, सबसे आगे का हिस्सा, ये भोजन मीठा है ये पता करता है, ठीक है, भोजन के मीठे होने का यानी स्वीटनेस का इस हिस्से से पता लगता है हमें। सबसे पीछे अगर यहाँ जाओगे तो यहाँ से हमें बिटर टेस्ट यानी कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर खट्टा यानी सोर टेस्ट का पता चलता है, यहाँ साइड में भी सोर टेस्ट ही होगा। तो यानी सबसे आगे का भाग है, ठीक है, अग्रभाग इसको बोलेंगे, अग्रभाग यानी आगे के भाग से, एपेक्स। मनुष्य के दांत कौन से प्रकार के होते हैं। चलिए आपने दांत देखे हैं, आपने सामने के 2 दांत देखे होंगे आपने,
ठीक है। फिर साइड के देखे होंगे आपने, एक नुकीला दांत भी देखा होगा अपना साइड में इस तरह का। सामने वाले दांत कुछ इस तरह के देखे होंगे आपने, ठीक है। और इनके साइडों में थोड़ा और चेंजेस हो जाते हैं दांतों में, यानी आपके जो दांत हैं वो अलग अलग दिखते हैं। यानी हमारे दांत, सारे के सारे दांत एक जैसे नहीं हैं, डिफरेंट हैं, अलग अलग बनावट, उनकी संरचना अलग है, शेप अलग है एक्चुअली। तो जब किसी जीव के दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं तो उनको बोलते हैं हेट्रोडोंट। इसमें एक तो ये हो जाएगा हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट को बोलते हैं हम विषम दंती, यानी सभी दांत अलग अलग हैं, अलग तरह के हैं, विषम दंती। तो हो गया ये होमोडोंट। और जिनके दांत एक जैसे होते हैं, अब होमोडोंट पहले इसको बात कर लेते हैं, विषम दंती कौन कौन से होते हैं। जैसे हम लोग हैं, मानव के जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं, विषम दंती होते हैं, हेट्रोडोंट होते हैं। जो कुत्ता होता है उसके भी हेट्रोडोंट ही होते हैं, चूहा जो होता है उसके भी हेट्रोडोंट ही होंगे। अगर आपसे पूछे फिर एक जैसे दांत किसके होते हैं, मछलियाँ देखिए आपने, मछलियाँ आप देखना उसका मुंह खोल करके, मछली का, फिश का, उसके सारे दांत एक जैसे मिलेंगे आपको। मगरमच्छ के दांत आपको एक जैसे मिलेंगे, ठीक है। छिपकली के दांत एक जैसे मिलेंगे। जितने भी रेप्टाइल्स हैं, सरीसृप हैं, रेंगने वाले जीव, उनके दांत एक जैसे मिलेंगे। तो वे जीव जिनके दांत एक जैसे होते हैं वो कहलाते हैं होमोडोंट, समदंती कहलाते हैं। जैसे ह्यूमन, हम जब छोटे बच्चे होते हैं तो हमारे दांत जो हैं टूट करके गिर जाते हैं तो उनको बोलते हैं मिल्क टीथ, यानी दूध के दांत। के बाद हमारे जो दांत आते हैं वो परमानेंट होते हैं, स्थायी दांत होते हैं। तो इंसान को, हम लोगों को जो आते हैं, मानव को, वो दांत दो बार ही आते हैं, ठीक है। एक तो दूध के दांत होते हैं जो पहले ही गिर जाते हैं, वो 20 होते हैं, 20 होते हैं संख्या में, ठीक। और बाद में जो 32 दांत होते हैं हमारे, वो मिल्क टीथ के बाद में आते हैं। तो डाइफायोडोंट किस लिए बोला जाता है, क्योंकि दो बार दांत आते हैं हमारे, ठीक है। और ठीकोडोंट भी किसको ही बोला जाता है, मनुष्य के दांतों को ही। तो तीनों को ही हम बोलते हैं। आंसर सेट कर लोगे इसका, ऑल ऑफ दीज, ठीकोडोंट, डाइफायोडोंट, हेट्रोडोंट, ये सब मनुष्य के दांत के प्रकार हैं, कहा जाता है। अगर किसी के पास दूध के दांत हैं, यानी किसी बच्चे में अगर दूध के दांत हैं, तो इनकी संख्या कितनी हो सकती है, मैक्सिमम अभी बताया आपको। जो दूध के दांत होंगे उनकी संख्या होती है 20। नेक्स्ट सवाल देखिए, जो दूध के दांत होते हैं उनमें अनुपस्थित किसकी होती है, अनुपस्थिति, यानी कौन से दांत जो है इसमें शामिल नहीं होते हैं। जो मानव दांत हैं आप जानते हैं 4 प्रकार के होते हैं मानव दांत। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, सामने लिखे हैं आपके, इंसीजर्स को बोलते हैं कृतंक, और अगले होते हैं कैनाइन को बोलते हैं रदनख, और फिर होते हैं प्रीमोलर्स यानी अग्रचवर्णक, और मोलर्स होते हैं यानी चवर्णक। तो जो इनकी संख्या कितनी होती है, देखिए हमारे जो मुंह हैं उसमें कितने होते हैं, 2 जबड़े होते हैं। एक ऊपरी जबड़ा होता है, अपर जो इसको बोलते हैं, और एक निचला जबड़ा, ठीक है। अपर जो, और ये क्या है, लोअर जो बोलते हैं जबड़ा, ठीक है। ऊपरी जबड़ा, निचला जबड़ा। और भाई ह्यूमन है तो कितने होते हैं, वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या 32 होती है। 32 में 16 दांत तो ऊपरी जबड़े में होते हैं और 16 ही दांत निचले जबड़े में होते हैं। और इसको अगर 2 हिस्सों में डिवाइड करें जबड़े को, तो 8 दांत इस साइड में होंगे, 8 ही दांत इस साइड में होंगे, ठीक है। ऐसे ही 8 यहाँ होंगे इस साइड में, यानी बिल्कुल मिडल से आप देखोगे। तो ऐसे इस तरह से आपके दांतों का डिवीज़न होता चला जाता है। एक जबड़ा ले लो कोई सा भी आप, एक जबड़ा ले लो इसमें। अब एक जबड़े में कितने कितने दांत होंगे, 8 दांत होते हैं। अब ये 4 टाइप्स के होते हैं 8 दांत जो हैं, जिसमें जो आपके इंसीजर होंगे वो 2 होते हैं, और कैनाइन आपका 1 होता है, ठीक है। और प्रीमोलर आपके 2 होते हैं। ये संख्या आपसे पूछी जाती है परीक्षाओं में, डायरेक्टली लिखे हुए हैं यहाँ पर, 3 होते हैं, ठीक है। ये दांत कौन कौन से हैं, जो इंसीजर दांत होते हैं आपके, इंसीजर जो आपके सामने 2 दांत दिखाई देते हैं आपको। सपोज करिए ये ऊपरी जबड़े को ले लेते हैं, ठीक है। ये आपको 2 दांत जो एक से दिखाई देते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, इंसीजर होता है। इंसीजर के बाद आपको एक साइड में एक नुकीला दांत दिखाई देता है, ये होता है कैनाइन, ठीक है। उसके बाद 2 दांत जो दिखाई देते हैं एक साथ, फिर 3 दांत एक जैसे, पीछे के दांत जो होते हैं वो दाढ़ें आपकी ये होंगी। तो ये उसी ऑर्डर में यहाँ लिखा हुआ है, इनकी संख्या लिखी हुई है। तो कितने हुए, 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 3 8, यानी ये एक जबड़े का आधे हिस्से को ही डिनोट करता है। और इसी को हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डेंटल, क्या बोलते हैं, डेंटल फार्मूला। इसी को हम क्या बोलते हैं, दंत सूत्र या डेंटल फार्मूला। ये क्या हुआ, डेंटल फार्मूला 2 1 2 3, ठीक है, 2 1 2 3। तो यानी तो 8 ही दांत, आप कहेंगे भी तो 32 बता रहे थे, तो 32 ही हैं। 8 ये हो गए, 8 ये हो गए, 16,
और 8 ये हो गए, 8 ये हो गए, नीचे के 16 ऊपर के 16, ये हो गए टोटल 32। काम क्या होते हैं जो इंसीजर दांत होते हैं, इनका काम क्या होता है, जो भोजन हम खाते हैं उस भोजन को काटने का काम करते हैं ये इंसीजर। कटिंग ऑफ फूड, ये डायरेक्टली पूछा जाता है आपसे। कैनाइन क्या करते हैं, खाने को फाड़ने का, ठीक है। शेयरिंग ऑफ फूड किससे किया जाएगा, कैनाइन से, रदनक से। और जो आपके प्रीमोलर होते हैं चबाने का कार्य करते हैं, ठीक। और ये क्या होते हैं, मोलर्स, ये क्या करें, पीसने का काम करेंगे। अब यहाँ पूछा है दूध के दांत। अब हम पता है जो बच्चे होते हैं उनमें दूध के दांत होते हैं, तो दूध के दांत होते हैं टोटल मिला करके 20 होते हैं दूध के दांत। दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। तो उसमें से कौन से ऐसे दांत हैं जो गायब होते हैं, जो बच्चों में नहीं होते हैं, वही सवाल है आपका। तो इस सूत्र को याद रखिए, ये होता है ICPM, हमने डिनोट किया है ICPM, ठीक है। आई मतलब 2, इंसीजर 2 होते हैं, ठीक है। ये क्या है, कैनाइन 1 होता है, प्रीमोलर 2 होते हैं और मोलर 3 होते हैं, ठीक। ऐसे ही अब बच्चे की बात कर लेते हैं। बच्चे का डेंटल फार्मूला क्या हो जाएगा, एक चाइल्ड का डेंटल फार्मूला क्या हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये होता है 2102 ICPM। तो बच्चे में जहाँ 0 लिख रहा है ये पी फॉर्मूले में, तो इसमें क्या होते हैं, प्री मोलर्स नहीं होते हैं। बच्चे में क्या नहीं होते हैं, अग्र चवर्णक यानी प्री मोलर्स एब्सेंट होते हैं। और ये भी याद रखिएगा यहाँ मोलर 2 होंगे जबकि वयस्क में 3 होते हैं, यहाँ मोलर 2 ही होते हैं। प्री मोलर इसमें गायब होते हैं बच्चे में। तो बच्चों में दूध के दांतों की संख्या एक तो 20 होती है, मिल्क टीथ, और इनको बोलते हैं अस्थायी दांत या डेसिड्यूअस टीथ। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा रहेगा, विच इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर में सबसे कठोर भाग कौन से होते हैं। हमारे शरीर में एक होते हैं दांत, ठीक, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एग्जाम्पल अभी नहीं क्या चलेगा। दूसरी होती हैं हड्डी, तो ये जो टीथ्स होते हैं, ये टीथ होते हैं, और ये क्या है, बोन्स होते हैं। तो हमारे शरीर में अगर आप देखोगे कठोर भाग, तो बाकी मांसपेशियां हैं दांत के अलावा, दांत और हड्डी के अलावा हमारे शरीर में क्या है, मांसपेशियां हैं, मसल्स है। तो मसल्स तो कठोर हो नहीं सकती इनके सामने, क्योंकि कंपैरिजन में ये भी रेस में हैं दोनों। अब इनमें भी आप देख लो कि इनमें से कौन सा कठोर हो सकता है, ठीक। तो इसमें याद रखिएगा जो दांत होते हैं हमारे, दांतों में पाया जाता है 98% कैल्शियम। दांतों में होता है 80, दांतों में क्या होता है, 98% कैल्शियम प्लस फॉस्फेट होता है। और अगर आप बोन्स देखेंगे, हम लोग की हड्डियाँ जो होती हैं, इनमें 68% कैल्शियम होता है। तो सबसे ज़्यादा कठोरता जो होती है दांत की, वो क्या होते हैं, वो दांत की कठोरता होती है कैल्शियम की वजह से होती है, ठीक है। तो कैल्शियम जिसमें ज़्यादा हो कठोर ज़्यादा, तो दांत में होती है। अब दांत में भी स्पेसिफाई कर दिया है इसमें, देखो यहाँ पर सबसे कठोर भाग हड्डी तो नहीं होगी क्योंकि कंपैरिजन में आउट कर दिया हमने, ठीक। स्टैपीस कान की हड्डी को बोलते हैं, तो हड्डी ये भी आउट हो गई। कभी कंपैरिजन में पूछे कि दांत और हड्डी में कौन ज़्यादा कठोर होता है, तो आंसर होगा दांत। अब दांत के हिस्से पर आ जाओ। जब आपने दांत ऐसे देखा होगा, ठीक है, ये दांत है और ये आपका मसूड़ा, ये दांत मसूड़े में फंसा हुआ है यहाँ तक, ठीक है, ठीक। तो ये जो ऊपरी भाग होता है ये दांत का जो हमें दिखाई देता है, इसको बोलते हैं क्राउन, ठीक। इसको दांत के ऊपरी हिस्से को जो दिखाई देता है उसको बोलते हैं क्राउन। और क्राउन में भी जो इसका सबसे ऊपरी हिस्सा है दांत का, जो चमकता है हमें, ठीक है, जो चमकदार दिखाई देता है, इसको बोलते हैं इनेमल। इसको बोलते हैं हम इनेमल सॉरी। तो ये इनेमल जो होता है ये हमारे शरीर में सबसे कठोर भाग होता है, ठीक, इनेमल। हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, पूरी बॉडी की बात चल रही है, शरीर का सबसे कठोर भाग रहेगा इनेमल। डेंटाइन क्या मुसीबत है, जो इनेमल के अंदर, अगर आप दांत के अंदर प्रवेश कर जाएंगे तो एक और लेयर मिलेगी, उसको बोलते हैं हम डेंटाइन। डेंटाइन के अंदर की एक लेयर होती है, उसको बोलते हैं हम पल्प। और जो पल्प होती है वो हमारे नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होती है, वही हमें संवेदना करवाती है कि हम जो खाते हैं, सेंस जो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है, ठीक है, उसका जो सीधा सिग्नल है। नेक्स्ट देखेंगे, भोजन को निगलते समय जो श्वास नली है हमारा, है ना, जो हमारा विंड पाइप है, उसमें खाने को जाने से कौन रोकता है। एक ढक्कन नुमा संरचना होती है, एपिग्लॉटिस, अभी डिस्कस किया था हमने। नेक्स्ट देखिए, आहार नाल जो है हमारी, आहार नाल के किस भाग में कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है। बकल कैविटी में पाचन शुरू हो जाता है। देखिए इस तरह से होगा स्ट्रक्चर, एक रफ डायग्राम के थ्रू यहाँ समझेंगे,
ठीक है। ये हमारी बकल कैविटी है, सामने से यहाँ भोजन रखा, ये आपकी क्या है, ग्रास नली है। भोजन यहाँ चबाया आपने, अब ये यहाँ पर आ गया सलाइवा में, लार में मिक्स होकर के, तो इस ग्रास नली फूड पाइप में आ गया। ठीक है, विंड पाइप का जिक्र नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि वो फेफड़ों से कनेक्ट है। यहाँ पर पाचन का कार्य तो इस नली के थ्रू ही होगा। तो खाना अब क्या होगा, इस नली के थ्रू नीचे आना शुरू करेगा, और नीचे ये ग्रास नली कनेक्ट है किससे, हमारे अमाशय से, यानी स्टमक से कनेक्ट है। खाना कहाँ पहुँच जाएगा, स्टमक। स्टमक कनेक्ट है हमारा छोटी आंत, छोटी आंत के बाद खाना जाएगा बड़ी आंत में, ऐसे कनेक्टेड है। तो याद रखिएगा, जो ईसोफेगस है, जो ग्रास नली है हमारी, इसमें खाना नीचे की तरफ उतरता है। ठीक है, सिंपली वो नीचे की तरफ आता है, अमाशय में पहुंच जाता है इसके थ्रू। यहाँ पर कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है। ईसोफेगस का काम आपसे पूछे तो बता सकते हो, फूड पाइप का, ग्रास नली का क्या करता है भाई। जो ईसोफेगस की लंबाई भी कभी कभी पूछ लेता है आपसे, तो याद रखिएगा, जो ग्रास नली है उसकी लेंथ कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। क्या करती है, ग्रास नली भोजन को मुख गुहा से अमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है, ये इसका फंक्शन है। और जो खाना हमने खाया आपके माउथ में है, चबा रहे हैं उसको, पीस रहे हैं, दांतों से काट रहे हैं, फाड़ रहे हैं उस खाने को, और उस खाने को साथ में अपनी टंग से मिक्स कर रहे हैं, सलाइवा यानी लार। तो लार मिक्स होने के बाद में वो खाना पिस चुका है, टूट चुका है, और उस खाने को, जो पिसा हुआ खाना है, जो लार के साथ पिसा हुआ भोजन है, उसको एक नाम देते हैं हम, ये कहलाता है बोलस, पहला स्टेप। ठीक है, तो बोलस का ग्रास नली में पहुंचते ही इसकी दीवारों में शिथिलन या फैलाव शुरू हो जाना, यह हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, तो पहले आपने ये समझा बोलस क्या है, खाने को ही हम बोल रहे हैं क्या है, बोलस है। ठीक है, खाने को ही हम बोल रहे हैं क्या, बोलस, यानी लार के साथ मिक्स हुआ भोजन ही क्या कहलाएगा, लार के साथ मिक्स हुआ पिसा हुआ भोजन ही क्या कहलाएगा, बोलस। अब ये बोलस जब इस ग्रास नली में आएगा तो नीचे की तरफ उतरेगा। आपको पता है, जो खाना आप खाते सीधे नीचे ही जाता है, ग्रास नली के थ्रू जाता है। ठीक है, ये रही आपकी ग्रास नली, ये इसका स्ट्रक्चर हमने बना लिया। ठीक, मान लीजिए फूड आपका यहाँ आ गया सीधे, अभी ये बकल कैविटी से नीचे उतरा है। ठीक, ये भाई ग्रास नली है। अब जब खाना नीचे उतरेगा तो ये क्या करेगा, ये जो इधर आपको जॉइंट से दिख रहे हैं एक तरीके से अंदर की तरफ, तो यहाँ आएगा तो ये फैल जाएगा बाहर की तरफ यहाँ से। ठीक है, जब बाहर की तरफ फैलेगा तो नीचे आ जाएगा खाना, फिर से ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, तो ये इसको हटा करके फिर नीचे की तरफ आएगा और ये बाहर की तरफ फैल जाएगा, और ये वाला हिस्सा जो यहाँ से खाना हट चुका है, ये अंदर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये खाना इस तरह से पूरे स्टेप्स के थ्रू होते होते क्या पहुँचेगा, अमाशय में, हमारे पेट में पहुँचेगा। तो खाना एक तरीके से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, खाने में से ये क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। इस मोशन को हम नाम देते हैं क्रमांकुचन गति, यानी इसको क्या बोलते हैं, क्रमांकुचन गति, इसको बोलते हैं हम ऑप्शन सी, इसको बोलते हैं हम पेरिस्टालसिस या क्रमांकुचन गति। किसकी होती है, भोजन की होती है। ग्रास नली में जो भोजन जिस स्पीड से, जिस मोशन के थ्रू आता है, उसका ही नाम है ये, सिंपल। इसको देखिए, अमाशय, अमाशय अमाशय उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। ये अंग्रेजी के किस अक्षर के जैसा, यानी आपको जो स्टमक है, स्टमक का शेप पूछ रहा है, किस टाइप का होता है भाई। इसके शेप को आप जानते हैं, अभी अभी हमने देखा है किस तरह का है ये, इस तरह से, ये शेप ऐसे, कुछ कुछ ऐसी शेप आपको देखने को मिलती है स्टमक की। तो ये शेप अगर आप देखोगे तो जे के जैसी शेप है ये। तो ये प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है, जे शेप में होता है स्टमक हमारा। चलो अगला देखो, निम्न में से कौन सा एक अमाशय का भाग छोटी आंत के सबसे ज़्यादा करीब है। ये हमारा स्टमक है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत है ये क्या है, स्टमक है। ठीक, स्टमक कनेक्ट है हमारा किससे, छोटी आंतें। तो भाई स्टमक का, इस अमाशय का कुछ निचला हिस्सा है ये, और ये क्या है, छोटी आंत का ऊपरी हिस्सा है। एक्चुअली जो स्टमक है इसके 3 हिस्से होते हैं, 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं हम। जो इसका सबसे ऊपरी हिस्सा है स्टमक का, इसको हम बोलते हैं कार्डियक। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कार्डिया, बोलते हैं सिंपल, या कार्डियक। इसके बाद इसका जो मिडल हिस्सा है, जो बीच का भाग है इसका स्टमक का, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं फंडस। ये इसका मिडल हिस्सा है। ठीक है, मिडल पार्ट है, और ये अपर पार्ट है स्टमक का। पाइलोरिक सबसे नीचे वाला देखो, जो पाइलोरिक है ये इसका लोअर पार्ट होता है हमारे स्टमक का। तो इसमें 3 हिस्से आपको नज़र आए भाई। तो अब ये समझ में आ गया, तो कौन सा एक भाग है जो अमाशय का एक भाग छोटी आंत के नज़दीक है,
तो अमाशय के भाग की बात कर रहा है, ये तीनों अमाशय के ही भाग हैं, तो सबसे निचला वाला भाग ही कनेक्ट होगा अमाशय का। इस निचले वाले भाग को हम बोल रहे हैं क्या, पाइलोरिक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगर आपसे पूछे इसी सवाल में ऐसे पूछ ले कि इस छोटी आंत का कौन सा हिस्सा होता है जो अमाशय यानी स्टमक से कनेक्ट होता है या नियरेस्ट होता है, तो इसको हम बोलते हैं, जो छोटी आंत का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है जो पाइलोरिक यानी पेट के अमाशय के सबसे निचले हिस्से से कनेक्ट होता है, इसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम। ग्रहणी इसको बोलते हैं। इसके बीच के हिस्से को बोलते हैं हम छोटी आंत के जूजेनम, मध्यांतर उसको बोलते हैं। और सबसे निचला हिस्सा जो होता है छोटी आंत का होता है इलियम। तो याद रखिएगा छोटी आंत के 3 हिस्से हुए, ड्यूडेनम, जूजेनम, इलियम। ठीक है, ड्यूडेनम, जूजेनम और इलियम, ये 3 हिस्से छोटी आंत के स्मॉल इंटेस्टाइन के, और 3 हिस्से कार्डियक, पाइलोरिक, फंडस, ये तीनों हिस्से स्टमक के हैं। ठीक, और आपसे बड़ी आंत के पूछे तो बड़ी आंत के हिस्से कौन कौन से होते हैं, कॉलॉन, रेक्टम, सिकम। कॉलॉन, रेक्टम, सिकम। ठीक, ये कम से कम पार्ट्स तो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, मानव पाचन तंत्र से जुड़ी हुई ग्रंथियां कौन कौन सी है। मानव पाचन तंत्र से जुड़ी हुई ग्रंथियों का नाम बताइए। तो 3 ग्रंथियां हमने डिस्कस की थी। ठीक है, कौन कौन सी हैं, लार ग्रंथि हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स, और इसमें यकृत है यानी जिगर जिसे लीवर हम बोलते हैं, और अग्नाशय यानी पैनक्रियास। 3 हैं ये। अब देखो इसमें हम जो है यहाँ पर क्वेश्चन कम लेंगे किसके, जो ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। बहुत सारी ग्लैंड्स हमारे शरीर में, कौन सी से क्या निकलता है, कौन सा एंजाइम निकलता है, ठीक, कौन सी हार्मोन रिलीज़ करती हैं, ये हम एक अलग चैप्टर में लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा। वैसे काफ़ी लंबा हो गया ये सेट, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ तक प्रैक्टिस करिए इन प्रश्नों की। अभी आप देख रहे हो बिल्कुल सीक्वेंस में आए, माउथ से लेकर के हम नीचे तक गए हैं, ग्रास नली, स्टमक तक हम लोग पहुँच गए हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन कर लिया हमने किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन का और लार्ज इंटेस्टाइन का। बहुत सिंपल है, अभी तो जो चीज़ आपने समझ ली है। इसके अगले हिस्से में हम जो है जो इसके बचे हुए छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है, लीवर और पैनक्रियास के फंक्शन और इनसे क्या क्या सीक्रेट होता है वो, यानी ग्लैंड्स के बारे में जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसमें इतना ही। इसको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।